Good morning, students. I am Shailendra Chaurasia, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya number 2, Kota. Today we are going to discuss the Chapter 1, Indian Constitution, Part 2, from the book Social and Political Life for Class 8. In the previous classes, we have already discussed about the need of the Constitution for the democratic country with the example of the Nepal. ठीक है, हमने पहले बात की इससे पहले वाली क्लास में नेपाल का एग्जाम्पल लेते हुए इसे समझते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है किसी भी देश को चलाने के लिए. ठीक है, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमें पता है कि इंडिया लगभग 200 सालों के बाद पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ, सॉवरेन कंट्री बना. ठीक है, इसलिए यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई. लेकिन एक देखने वाली बात ये बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो संविधान बनाया जाए उसकी जो रूपरेखा हो, उसका ढांचा हो, वो देश की ज़रूरतों के अनुसार हो. देश में जो लोग निवास करते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान सीखी हैं, उन सबको भी उसमें स्थान दिया जाए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए काम का होगा और हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लोगों के लिए उनके एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर पाए. ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ बनाया गया. इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स जो बिल्कुल नेशनल मूवमेंट के साथ उनको बहुत निकट का संबंध रहा है, उन्होंने बहुत अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे आगे. देखो, ठीक है, अब उन मेंबर्स की जिनकी हम बात कर रहे थे. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज who spoke different languages, belongs to different religions and had distinct cultures. मैंने पहले बात की कि अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, उनकी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, है ना. तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं. इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसी तरह की चीज़ें हमें दिखाई देनी चाहिए. इसके साथ साथ इंडिया का पार्टीशन भी हुआ, उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे. अब ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो बनाया गया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को. ठीक है, उन्होंने पूरा एक प्रोफार्मा तैयार किया और अपने जो भी विचार थे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उसमें शामिल किया. ठीक है, तो नीचे जो कुछ लिस्ट है हमारे पास में कि कौन कौन से की फीचर्स हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, अब हम उनकी बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज द फेडरलिज्म, संघवाद. संघवाद है क्या बेसिकली, इसको हम समझे तो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. यानी कि एक देश में एक से ज्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट. फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 लेवल है. पहला यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पे आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो सबकी अलग अलग पावर है, अपनी अपनी शक्तियां हैं सबकी, है ना, ताकि बहुत बड़े देश को बहुत आसानी से चलाया जा सके. इसीलिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. ठीक है, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में भी हमें कनाडा में हमें देखने को मिलता है, अमेरिका में हमें देखने को मिलता है प्योर फेडरलिज्म. ठीक है, इस तरह से हमारे देश में भी फेडरलिज्म को आगे बढ़ाया गया. ठीक है बच्चों, तो इंडिया के लिए फेडरलिज्म एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट था जिसको लेके आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. क्लियर. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. हम पहले ही बात कर चुके हैं, बहुत बड़ा देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रीजन है, जोग्राफिकली अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, लैंग्वेज अलग है. जब सब कुछ अलग है तो सब जगह के लिए एक जैसे रूल्स होना ज़्यादा आवश्यक नहीं है और वो पूरी तरह से
वो जो अधिकार, वो जो इक्वलिटी है वो प्रदान भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए 3 लेवल हमारे यहाँ पे बनाए गए। यूनियन लेवल यानी कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके लिए जो लॉ बनाने का काम है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया, यानी कि स्टेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को देखनी है, उसके लिए लॉ रूल्स उससे बनाने हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना है। इसके अलावा हम देखें कि और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जब निचले लेवल पे जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है और बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे, इसीलिए ज़रूरत है यहाँ पे कि गांव के लिए भी अलग ढांचा तैयार किया जाए, और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई और पंचायती राज को शुरू किया गया। ठीक है, तो इसीलिए पंचायती राज को हम थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड जो की फीचर्स आती है हमारी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट है क्या, सबसे पहले हम इस चीज को देखें। बेसिकली पार्लियामेंट 3 जो ऑर्गन है उनके समूह को बोलते हैं। पहला तो हम बोलते हैं लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रेसिडेंट। तो तीनों को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, पर ज्यादा हम जो पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा ही होती है। तो हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म जिसमें पार्लियामेंट का यूज किया जा रहा है। पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुन के भेजते हैं यहाँ से। आप देख रहे हो यहाँ पे अपना वोट देने के लिए, मत देने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, ताकि अपने अपने प्रतिनिधि को वो चुन के पार्लियामेंट में भेज सके। ठीक है, क्योंकि जितने लोग, इतने सारे लोग हैं देश में, वो तो सारे जाके पार्लियामेंट में जाके लोरी बना सकते हैं, गवर्न नहीं कर सकते। तो उनकी जगह एक एरिया बनाया जाता है, उस एरिया के सभी लोग अपने एरिया में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं और वो हमारा प्रतिनिधि, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है पार्लियामेंट में और वो शासन चलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तब यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मतलब जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है मिला हुआ है, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। जितने भी वयस्क जो लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें सार्वजनिक मताधिकार मिला हुआ है, यानी कि उन्हें वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो देख सकते हैं ना, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उस टाइम पे पूरी तरह से अधिकार नहीं मिला था, मत देने का अधिकार नहीं था, जो अमीर लोग थे सिर्फ उन्हें था, जिनके पास जो गरीब लोग थे उन्हें अधिकार नहीं था, इसके अलावा महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया देश में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और सभी लोगों को, सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, उसके आगे देखते हैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट की फीचर आता है वह सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का विभाजन। अब अलग अलग लेवल पे तो शक्तियों का विभाजन है, इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मींस यूनियन गवर्नमेंट है आपकी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट है। दीज आर द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ द पावर आर रिलेटेड टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मतलब हमारा क्या विधानमंडल है, हमारा कार्यकारिणी है देश की, और इसके अलावा न्यायपालिका है। तीनों के पास अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है, ये शक्तियां क्यों बनाई गई हैं? बेसिकली ये शक्तियां बनाई गई हैं बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि विधानमंडल बहुत ज्यादा अपनी शक्तियों का उपयोग करने लग जाए और सभी लोगों को भूल जाए, उनके अधिकारों को भूल जाए। तो ऐसे केस में जुडिशरी लोगों की हेल्प करेगी। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर जो है उनके द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, वो अपना प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा देश को वो शासन चलाते हैं। ठीक, तो हम सभी जानते हैं जुडिशरी का काम न्याय देने का है, विधानमंडल का काम विधान बनाने का है, नियम बनाने का है, कानून बनाने का, और एग्जीक्यूटिव का काम उन सबको का पालन कराने का। ठीक है, आगे देखिए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। ऐसे अधिकार जो
मानव के जन्म के साथ ही उसे मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो देश में है व्यक्ति उसे प्राप्त है, यानी कि देश में उपस्थित होने पर भी उसे वो अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये हमारे संविधान की आत्मा भी के रूप में भी जाने जाते हैं। राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसेंसस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की आत्मा, उसकी चेतनता है हमारे मूलभूत अधिकार। जब कॉलोनियल रूल थे उन्होंने हमारे पूरे अधिकारों को छीन लिया था पूरी तरीके से, है ना। तो लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात पे पूरा ध्यान दिया कि कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, और इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 अधिकारों को शामिल किया गया था। वर्तमान में एक अधिकार को हटा दिया गया है और अब 6 अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, अर्थात किसी भी जाति, धर्म, महिला, पुरुष, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति को कहीं आने जाने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति हर तरीके से समान होंगे, हर तरीके से। सेकेंड नंबर पर आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है कि व्यक्ति कहीं भी आने जाने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है ना, अपना कोई भी कार्य चुनने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता का कभी भी हनन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। अर्थात ए जब अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा हो तो उस समय बी की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारा जो अधिकार आता है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति का, महिला का, बच्चे का किसी भी प्रकार से कोई शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, व्यक्ति को खरीदा और बेचने का कार्य नहीं किया जाएगा। जैसा कि पहले चलता था, दास प्रथा चलती थी, बंधुआ मजदूर की प्रथा चलती थी, वैसी नहीं चलेगी। इसके अलावा बच्चों को किसी भी प्रकार के 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी प्रकार के कार्य में नहीं नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बाल श्रम से उनकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है। हर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके नियमों का पालन कर सकता है ना। उसके प्रचार प्रसार भी करने के लिए भी वो एक तरीके से स्वतंत्र है, जब तक कि किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर वो आहत ना करे। ठीक, नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि अपनी शिक्षण संस्था, अपनी जो संस्कृति है उसको वो आगे बढ़ा सकता है, उसको भी प्रचार प्रसार वो कर सकता है, लोगों को सिखा सकता है। उसकी सुरक्षा का अधिकार भी हमारे संविधान में दिया हुआ है मूलभूत अधिकारों के रूप में। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो अन्य अधिकार हैं यदि उनका किसी भी प्रकार से हनन होता है, उनका वो खत्म होते हैं व्यक्ति के, तो ऐसी स्थिति में ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं ये उन सब अधिकारों की रक्षा करेगा, चाहे स्टेट के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। इस अधिकार के तहत व्यक्ति उसके किसी भी मूलभूत अधिकार का हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारे अधिकारों के साथ साथ और एक चीज और राज्य के लिए महत्वपूर्ण रूप से बनाई गई है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात कोई भी राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से शासन करेगा, ये डिपेंड करता है, इसकी जो सीख है, इसके डायरेक्शन से वो उसे मिलेंगे डीपीएसपी से। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में जाना जाता है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को वो फॉलो नहीं करेगा, कोई राष्ट्रीय धर्म वो नहीं बनाएगा। सभी धर्मों का बराबर रूप से पालन किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, किसी रिलीजन को विशेष रूप से प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट की फीचर्स माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, उसकी क्यों ज़रूरत है, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं।
स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर जगह की, हर देश की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज है, आप इन्हें देखें, ठीक है। अपनी अपनी जैसा कि उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव था कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का 1990 में कैसा था और 2015 में कैसा था, दोनों में क्या डिफरेंस थे, ठीक है, ऐसा हम बता सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 की फीचर्स क्या हैं, है अपने फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें अपने शब्दों में लिख के बताने हैं, ठीक। और नेक्स्ट एक डायग्राम का क्वेश्चन है, ये भी हमें देखना है, ठीक है, कि बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट, भूटान से, नेपाल से कौन कौन से स्टेट्स लग रहे हैं। ग्लॉसरी में हम जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई है हमारे बुक में, उसे हम देख सकते हैं। उनका मीनिंग जैसा आर्बिट्रेरी है, आइडियल है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है, पॉलिटिकल क्या मतलब है, सॉवरेन में आपको बता चुका हूँ कि पूरी तरह से जो देश के अधिकार हैं पूरी तरह से वहाँ के लोगों में नहीं थे, वहाँ की जनता में नहीं थे। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। टायरनी, गलत और क्रूअल यूज अगर किया जाए अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप बार बार इसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।